हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने चंद पिछले चैप्टर्स में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के बारे में देखा। आज हम इसी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में एक और स्टेप आगे लेने वाले हैं। आज के इस चैप्टर में हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि वातावरण प्रदूषण। हम देखने की कोशिश करेंगे कि उस एनवायरनमेंट को पोल्यूट किस तरीके से किया जा रहा है। अलग अलग जो पोल्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सभी के बारे में एक ब्रीफ जो है हम ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो आइए एनवायरमेंटल पोल्यूशन फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमें सीखने को क्या मिलता है। सबसे पहला जो सबसे अच्छा सवाल है वो है पोल्यूशन होता क्या है, प्रदूषण जिसे हम कहते हैं। ये दरअसल पोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है। देखिए, पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एन एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला तो अनडिज़ायरेबल मटेरियल, यानी कि जिसे डिज़ायरेबल नहीं किया गया है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है या फिर जिसे पसंद नहीं किया गया है, उस तरीके के मटेरियल को, पार्टिकल को एनवायरनमेंट में बढ़ना या फिर उसका एडिशन होना एनवायरनमेंट में एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। नेचर के तौर पर नहीं, नेचर अगर कोई भी मटेरियल ऐड करता है तो उसे अपने आप ही वो डिलीट भी करता है। नेचर को पता है कि सस्टेन किस तरीके से करना है खुद को, लेकिन इंसान को ही नहीं पता कि नेचर और एनवायरनमेंट को किस तरीके से सस्टेन करना है। तो याद रखिएगा कि पोल्यूशन जो है वो एडिशन है अनडिजायरेबल मटेरियल का एनवायरनमेंट में एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी फैक्ट्री से जो है कितनी तरीके से यहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है, कितना धुआं, कितने डस्ट पार्टिकल जो है वहाँ से एनवायरनमेंट में छोड़े जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये तो अनडिजायरेबल ही है। नेचर को तो ये डिजायरेबल नहीं है कि उसमें पोल्यूशंस आए, हार्मफुल पार्टिकल्स, मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस हो, क्योंकि ये एडवर्सली इफेक्ट करते हैं ओजोन का डिप्लीशन वगैरह, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सभी जैसे इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो इसी तरीके के पोल्यूशन से आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, अनडिजायरेबल मटेरियल का ऐड होना एनवायरनमेंट में एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। द एजेंट्स विच कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। तो यहाँ पर डस्ट, धुआं वगैरह ये सभी जो है इन्हें पोल्यूटेंट्स कहा जाएगा, क्योंकि ये जो है पोल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं। Pollutants may be defined as a physical, chemical or biological substance unintentionally released into the environment which is directly or indirectly harmful to humans and other living organisms। जो कोई भी फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल सब्सटेंस भी क्यों ना हो, उसे अनइंटेंशनली जो है एनवायरनमेंट में छोड़ना ताकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म प्रोड्यूस करे, तो उन्हें पोल्यूटेंट्स कहा जाएगा। वांटेडली भी जो है कई बार हम पोल्यूटेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, अनइंटेंशनली भी नहीं, इंटेंशनली भी जो है कई बार इंडस्ट्रीज वगैरह अपने हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिवर्स वगैरह में छोड़ते हैं। इसके वजह से भी पोल्यूशन वगैरह भी बढ़ता है। तो इस तरीके से डेफिनेशन पोल्यूटेंट्स का यही है कि वो हार्म करते हैं, पोल्यूशन जो है वो आगे बढ़ाते हैं इस एनवायरनमेंट का। क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो भाई इन पोल्यूटेंट्स को किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू फॉर्म इन विच दे परसिस्ट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में छोड़ने के बाद वो किस तरीके से वहां पर सर्वाइव करते हैं, उसके बेसिस पर उन्हें सब क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। These are pollutants persisted in the environment in form it is released from the source, example carbon dioxide, nitrogen oxide etc। यानी कि वो डायरेक्टली उसी फॉर्म में होते हैं जिस फॉर्म में उन्हें छोड़ा जाता है। बेस्ट एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये वगैरह जो है किस तरीके से हम रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन जो है वो रिस्पायर करके छोड़ते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी तरीके से एग्जिस्ट करता है उस एनवायरनमेंट में। लेकिन क्या सिर्फ रेस्पिरेशन से ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है? हरगिज नहीं। अभी जैसे कि हमने देखा कि फैक्ट्रीज वगैरह से भी कई मात्राओं में कार्बन जो है वो बाहर जाता है, वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड की तरह वहाँ पर रेस्ट करता है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो है जो परसिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में इन द वेरी फॉर्म हाउ दे वर रिलीज्ड फ्रॉम द सोर्स। Secondary pollutants, these are formed from primary pollutants through change or reaction after primary pollutants being released into the एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने कहा कि जब फैक्ट्रीज वगैरह से कार्बन के तादाद में रिलीज होते हैं या फिर कार्बन रिलीज होता है, तो वहाँ पर वो एनवायरनमेंट में उसे फिर से जो है रिएक्ट होते हैं दूसरे केमिकल्स वगैरह से, तब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। और अनलाइक ह्यूमन जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसे फिर किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी तरीके का अब फिर से एक रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती उसे किसी और कंपाउंड में चेंज होने के लिए, तो वो उसी तरीके से वो जो है परसिस्ट करता है। लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है वो
मैनिपुलेट होते हैं वो खुद को जो है एक म्यूटेंट की तरह जो है वो चेंज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट फोटोकेमिकली टू प्रोड्यूस पेरोक्सीएसिल नाइट्रेट्स एंड ओजोन इज फॉर्म्ड। तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है वो फिर से रिएक्ट कर रहे हैं बाकी के अदर प्राइमरी पोल्यूटेंट से, ताकि वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बना सके जो कि और हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ डिग्रेडेशन, तो वो किस तरीके से एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो रहे हैं उसके बेसिस पर भी हम पोल्यूटेंट्स को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, दोज पोल्यूटेंट्स व्हिच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंसेस इन द नेचर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाय एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक सर्टेन बैक्टीरिया और कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। एग्जांपल डोमेस्टिक वेस्ट दैट इज गार्बेज, यूरिन, सीवेज एक्सेट्रा, ये सभी जो है वो इजीली डिग्रेड होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो उन्हें डिकम्पोज करते हैं या फिर उन्हें डिग्रेड करते हैं एनवायरनमेंट में और वो एनवायरनमेंट का एक हिस्सा बन जाते हैं, तो इन्हें बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ये इतने हार्मफुल नहीं होते लेकिन एक छोटे से जो है स्तर पर ये हार्म करते हैं एनवायरनमेंट को। लेकिन जो सबसे ज्यादा हार्म करते हैं वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। बेस्ट एग्जांपल जो पॉलीथीन के कवर्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, जो प्लास्टिक के कैरी बैग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं। दोज पोल्यूटेंट्स व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। एग्जांपल DDT, प्लास्टिक्स, पॉलीथीन बैग्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा, ये सभी जो है वो आसानी से बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये बहुत ही लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहते हैं और एडवर्सली उन्हें हार्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर, वो किस तरीके से नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उसके तौर पर भी या फिर उसके बेसिस पर भी हम पोल्यूटेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं या फिर सब क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स, दीज आर दोज सब्सटेंसेस नॉर्मली अकरिंग इन एनवायरनमेंट व्हिच एक्वायर द स्टेटस ऑफ अ पोल्यूटेंट व्हेन देयर concentration gets increased due to the activities of a man. For example, carbon dioxide if present in atmosphere in concentration greater than normal due to automobiles and industries causes measurable effect on human, animal, plants or property and then it is classified as quantitative pollutant, यानी कि जिसकी क्वांटिटी बढ़ने से एडवर्स इफेक्ट बढ़ता है उसे क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे कि मैंने पिछले साइड में ही कहा कि इंसान जो है वो रिस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन इससे एडवर्स इफेक्ट नेचर पर या फिर एनवायरनमेंट पर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उतनी ही तादाद में प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की यही तादाद हद से ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि अभी हमने कहा कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से, ऑटोमोबाइल्स वगैरह की वजह से, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जब धुआं वगैरह छोड़ते हैं तो वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ऐसे टाइम पर क्वांटिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी जो है एनवायरनमेंट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ना शुरू होता है। दूसरा जो है वो है क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। हमने क्वांटिटी देखी, अब क्वालिटी भी होती है पोल्यूटेंट्स की। दीज आर दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट नॉर्मली अकर इन नेचर बट आर मैन मेड। नेचर में ये नेचुरली हमें नहीं मिलता। कार्बन डाइऑक्साइड तो नेचुरली भी हमें नेचर में मिलता है, इंसान रेस्पायर करता है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, प्लांट उसे लेकर ऑक्सीजन देता है। लेकिन ये क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स चंद ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं, इंसान उन्हें बनाता है। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, DDT एक्सेट्रा, ये सभी हम फर्टिलाइजर्स की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह, पेस्ट वगैरह को मारने के लिए। तो ये नेचर में तो अक्कर नहीं होते, तो ये इंसान बनाता है। तो ये क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स हैं, भले ही छोटे तादाद में क्यों ना हो, ये इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा करते हैं एनवायरनमेंट को। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स आते कहाँ हैं, उनके ओरिजिन के बेसिस पर ही उन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट इज नेचुरल पोल्यूटेंट्स, दीज आर द पोल्यूटेंट्स एमिटेड बाय नेचुरल प्रोसेस। बेस्ट एग्जांपल, इंसान जो है इनहेल करता है ऑक्सीजन और एक्सेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे ज़्यादा जो है पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन जाहिर सी बात है कि नेचुरली जो है ये पोल्यूटेंट्स होते हैं। नेचर भी कई बार जो है चंद एडवर्स फिनोमेनॉस की वजह से हद से ज़्यादा चंद ऐसे सब्सटेंसेस या फिर मटेरियल्स को प्रोवाइड करता है जो नेचर के लिए बहुत ही एडवर्स होते हैं। एंड दूसरा जो है वो एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड। अभी जैसे कि मैंने कहा कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये हमें नेचर में देखने को नहीं मिलते, ये जो है मैन मेड है। तो इस तरीके से दीज आर पोल्यूटेंट्स कॉज्ड बाय मैन मेड एक्टिविटीज। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है। हमने पिछले स्लाइड्स में जो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस या परसिस्टेंस देखा, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी वगैरह भी देखा। तो ये चंद सब क्लासिफिकेशंस थे। पोल्यूशन इंडिकेटर स्पीशीज, तो चंद ऐसे स्पीशीज हैं जो हमें डायरेक्टली पोल्यूशन को जो है इंडिकेट करते हैं, यानी कि बताते हैं कि पोल्यूशन के लेवल्स कितने हैं, या वो हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं या फिर कम है या फिर कंट्रोल्ड हैं।
चलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कोशिश करते हैं। अ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंडिकेट एन एरिया ऑफ पोल्यूशन बाय इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस इन दैट स्पेसिफिक एरिया। अगर पोल्यूशन कम हो तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे, इस तरीके के स्पीशीज जो है हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर वहाँ पर पोल्यूशन हद से ज़्यादा है तो हमें ये स्पीशीज वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए इन्हें पोल्यूशन इंडिकेटर स्पीशीज भी कहा जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल पहला है लिचेंस। दे आर प्लांट्स दैट ग्रो इन एक्सपोज्ड प्लेसेस सच एज रॉक्स और ट्री बार्क्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चंद छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह होते हैं, यानी कि ये भी ऑर्गेनिजम्स ही हैं। एक ट्री की तरह जो है ये ग्रोथ होते हैं, ये ट्री के बार्क्स पर, यानी कि उसके जो बार्क होता है उसका ट्रंक वगैरह पर वहाँ पर ग्रो होते हैं। रॉक्स वगैरह पर आपने ध्यान दिया हो तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, तो ये ग्रो होते हैं। तो पोल्यूशन जहाँ पर कम है वहाँ पर इनकी ग्रोथ अच्छी होती है और पोल्यूशन जहाँ पर ज़्यादा है इनकी ग्रोथ वहाँ पर नहीं होती। तो ये सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पोल्यूशन इंडिकेटर स्पीसीज हैं। दूसरा, इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब तो हमने ये एटमॉस्फेयर पर देखा, फिर टेरेस्ट्रियल जो है हम इन्हें देख सकते हैं। और वाटर के रिलेटेड जो है पोल्यूशन में जो है मेनी एक्वेटिक इन्वर्टेब्रेट्स एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव इन पोल्यूटेड वाटर। हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी देखा कि टेम्परेचर बढ़ जाए वहाँ पर एनिमल्स का, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स का सर्वाइव होना मुश्किल है। तो टेम्परेचर बढ़ता कब है? ग्लोबल वार्मिंग से ही बढ़ता है, क्लाइमेट चेंज से ही बढ़ता है। तो इस तरीके के देखिए ये सभी जो है एक चेन के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो, इंसान क्यों ना हो, हम सभी जो है एक स्पाइडर की वेब की तरह जुड़े हुए हैं। तो हर किसी की एक्टिविटी कहीं ना कहीं किसी दूसरे की लाइफ पर जो है वो भारी पड़ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वाटर पोल्यूशन का इंडिकेटर अगर कुछ है तो वहाँ पर एक्वेटिक जो इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं, जो वहाँ पर सांस लेकर जी रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, उनकी तादाद कम हो जाएगी। फिश सर्वाइवल एंड वाटर ऑक्सीजन। फिश रिलाई हेवीली ऑन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर टू सर्वाइव। अगर वही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बात किया हुआ था, तो वो भी अगर कम हो जाएगा तो फिश की क्वांटिटी भी जो है उस इकोसिस्टम में कम हो जाएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एनवायरमेंटल पोल्यूशन के इससे पहले पार्ट में। हम दूसरे पार्ट में, यानी कि जो आगे के चैप्टर है, उसमें हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन के बारे में इन ब्रीफ बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।